हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। गली में जैसे ही बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, समा के साथ साथ उसकी सहेलियां भी चौंक उठी, क्योंकि वह बाइक समा के प्रेमी नरेंद्र की थी। नरेंद्र अपनी बाइक से कपड़ों की फेरी लगाता था। समा के घर के नज़दीक पहुंचते ही वह बार बार हॉर्न बजाता। तभी तो बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही एक सहेली ने समा को छेड़ते हुए कहा, लो जाने मन, आ गई तुम्हारे यार की कपड़ों की चलती फिरती दुकान। बदमाश, तू तो ऐसे कह रही है जैसे वह केवल मेरे लिए ही यहाँ आता है। क्या मोहल्ले का और कोई उससे कपड़े नहीं खरीदता है? और नहीं तो क्या, वह तेरे लिए ही तो इस गांव में आता है। सहेलियों ने समा को छेड़ते हुए कहा, वह बेचारा तो सारे गांव छोड़कर पता नहीं कहाँ से धक्के खाता हुआ तेरे दीदार के लिए इस गांव में आता है। सहेलियों की चुहलबाजी से समा शर्मा गई और उनके बीच से उठकर अपने कमरे में चली गई। जब कमरे से बाहर निकली तो गुलाबी रंग का फूलों के प्रिंट वाला सुंदर सूट पहनकर आई थी। यह सूट पिछले सप्ताह नरेंद्र ने उसे यह कहते हुए दिया था कि इसे सिलवा कर तुम ही पहनना, किसी और को मत देना। इसे मैं अमृतसर से सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। यूँ समझना समा, यह सूट मेरे प्यार की निशानी है। नरेंद्र के दिए उसी सूट को पहनकर समा घर से निकली। नरेंद्र उसके सामने खड़ा था। जैसे ही वह घर से बाहर आई, उसे देखकर वह खुश हो गया। वह मंत्रमुग्ध सा होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखता रह गया था। उस सूट ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। वह किसी अप्सरा से कम सुंदर नहीं लग रही थी। घर की ओट में खड़ी समा की सहेलियां जब जोर जोर से हंसी तो समा और नरेंद्र की तंद्रा भंग हुई। घबराहट और शर्म से भारी समा ने जल्दी जल्दी नरेंद्र से कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। नरेंद्र ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं समा, आज नहीं, आज मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। समा के कदम वहीं रुक गए। जालंधर शहर की बस्ती से एक निवासी नरेश चौहान के दो बेटे थे, सुरेंद्र चौहान और नरेंद्र चौहान। कई साल पहले किसी वजह से नरेंद्र की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से परिवार का भार उनकी पत्नी सुदेश कुमारी के ऊपर आ गया। जो सगे संबंधी थे, उन्होंने भी मदद करने के बजाय सुदेश का साथ छोड़ दिया था। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने जैसे तैसे दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। जहाँ तक हो सका उन्हें पढ़ाया भी। बड़ा बेटा सुरेंद्र जब जवान होकर किसी फैक्ट्री में काम करने लगा तो घर के हालात कुछ सामान्य हुए। कुछ समय बाद उसने कुछ रुपए इकट्ठे करके और कुछ इधर उधर से कर्ज लेकर छोटे भाई नरेंद्र को कपड़े का काम करवा दिया। उसे एक मोटर साइकिल भी खरीदवा दी। नरेंद्र सुबह कपड़े का गट्ठर बांधकर अपनी बाइक पर रखता और जालंधर से बाहर दूर दूर गांव में जाकर कपड़ा बेचता। मोटरसाइकिल से गांव गांव घूमकर कपड़ों की फेरी लगाने पर उसका काम चल निकला। अब दोनों भाई कमाने लगे तो वे पैसे माँ को दे देते। माँ ने पैसे जोड़ जाड़ कर बड़े बेटे सुरेंद्र की शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा था, जबकि नरेंद्र माँ के साथ रहता था। नरेंद्र खूब मेहनत कर रहा था। उसका व्यवहार भी अच्छा था, जिसकी वजह से उसे ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। एक बार वह कपड़े बेचने के लिए नगल लाहौरा गांव गया था। वहाँ की रहने वाली भोली नामक महिला उसे अपने घर बुलाकर ले गई। उस दिन भोली व उसकी बेटी समा ने उससे 5,000 रुपये के कपड़े खरीदे। उसी समय उसकी मुलाकात समा से हुई थी। समा बहुत खूबसूरत थी। उसी दिन उसकी समा से आंखें लड़ गईं। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही समा घर से बाहर निकल आती थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते थे। कभी कभी अच्छे कपड़े दिखाने की बात कहकर वह भोली के घर में भी चला जाता था। जब नरेंद्र उसके यहाँ ज़्यादा ही आने जाने लगा तो समा के घर वालों ने उससे बेरुखी से बात करनी शुरू कर दी। इस बारे में नरेंद्र ने समा से फ़ोन पर पूछा तो समा ने घर वालों की नाराज़गी के बारे में बता दिया। घर वालों से चोरी छिपे समा नरेंद्र से मिलती रही। उनकी फ़ोन पर भी बातें होती रहती। इस तरह उनका प्यार परवान चढ़ता रहा।
नरेंद्र समा की पूरी पारिवारिक स्थिति जान गया था। समा की 5 बहनें और एक भाई था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। घर की पूरी जिम्मेदारी समा की मां भोली के कंधों पर ही थी। समा की बड़ी बहन शादी लायक थी। उसके लिए भोली कोई अच्छा लड़का तलाश कर रही थी। नरेंद्र जितना समा को चाहता था उससे कई गुना अधिक समा भी उससे प्यार करती थी। नरेंद्र हष्ट-पुष्ट और भला लड़का था। वह कमा भी अच्छा रहा था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि समा की शादी उससे कर देने पर भोली को कोई ऐतराज नहीं होगा। पर पता नहीं क्यों नरेंद्र ने किसी के माध्यम से समा से शादी करने का प्रस्ताव भोली के पास भेजा तो भोली ने उसके साथ बेटी का रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया। इससे दोनों प्रेमियों के इरादों पर पानी फिर गया। ऐसे प्रेमियों के पास घर से भागकर शादी करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता। सो समा और नरेंद्र ने भी घर से भागकर शादी करने की योजना बनाई। नरेंद्र ने मंदिर के पंडित से लेकर वकील तक का इंतजाम करके समा से कहा, समा अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल सुबह तुम्हें किसी बहाने से अपने गांव से निकलकर बस अड्डे पहुंचना है। फिर वहां से कोई बस पकड़कर तुम जालंधर आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वहां से हम साथ साथ चंडीगढ़ चलेंगे और वहीं शादी कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैं घर से कपड़े भी लेती आऊं? समा ने पूछा। नहीं, तुम्हें कुछ भी साथ लाने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना करना कि टाइम से पहुंच जाना। नरेंद्र ने समा को अच्छी तरह समझा दिया था। इतना ही नहीं, उसने किराए भाड़े के लिए कुछ पैसे भी उसे दे दिए थे। योजना के अनुसार समा निर्धारित समय पर नरेंद्र के पास जालंधर पहुंच गई। फिर वहां से बस द्वारा दोनों चंडीगढ़ पहुंच गए। पहले उन्होंने एक मंदिर में शादी की, फिर उस शादी को नोटरी पब्लिक के जरिए रजिस्टर भी करवा लिया। नरेंद्र समा से शादी करके बहुत खुश था। उसने अपनी शादी के लिए बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा था। हनीमून को वह यादगार बनाना चाहता था, इसलिए उसने चंडीगढ़ में ही एक 3 स्टार होटल में स्वीट बुक करवा रखा था। वह बेहद उत्सुक था, पर उस रात उसकी उत्सुकता ठंडी पड़ गई। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उसके दिल को इतना बड़ा धक्का लगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अपनी मनपसंद की जिस समा को वह जी जान से चाहता था, सबके विरोध के बावजूद जिसने उससे शादी की, वह लड़की नहीं बल्कि किन्नर निकली। अब पूरा ब्रह्मांड उसे घूमता नजर आ रहा था। वह बुदबुदाने लगा कि मैं समाज को अब क्या मुंह दिखाऊंगा। इसके बाद वह बेड से उठकर जोर जोर से रोने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गुस्से से तलमलाते हुए उसने समा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अपनी जान से ज़्यादा तुम्हें प्यार किया था और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। बताओ क्यों ऐसा किया? सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। नरेंद्र के सिर पर जैसे खून सवार हो गया था। मैं कुछ नहीं जानती नरेंद्र, तुम्हारे प्यार की कसम, मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। माँ ने कहा था कि शादी के बाद अपने आप ठीक हो जाओगी। समा ने मासूमियत से जवाब दिया था। नरेंद्र समझ गया कि या तो समा इतनी भोली है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं, या वह बेहद चालाक है। लेकिन बात कुछ भी रही हो, पर अब क्या करे? यह प्रश्न बार बार नरेंद्र के दिमाग में घूम रहा था। वक्त की बेरहम आंधी ने उसकी खुशियों के चमन को एक झटके में उखाड़ कर तहस नहस कर दिया था। समा के मिन्नतें करने पर नरेंद्र उसे अपने घर ले गया। 2 दिन अपने घर पर रखने के बाद उसने समा को घर से निकालते हुए कह दिया, समा तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब मैं यह बताना चाहूँगा कि तुम इस घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। मैं भी भूलने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक बात याद रखना कि आज के बाद कभी भूल कर भी मेरे सामने मत आना। जिस दिन तुम मेरे सामने आ गई तो समझ लेना कि वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। समा को इतनी जल्दी भुला देना नरेंद्र के लिए आसान नहीं था, इसलिए उसने जालंधर से दूर जाना उचित समझा।
वह अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी माँ को लेकर दिल्ली आ गया। यहाँ उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर शमा भी अपनी माँ के पास चली गई। वक्त के साथ सब कुछ समान होता चला गया था। दूसरी ओर शमा की बड़ी बहन की शादी राजकुमार नामक युवक से के साथ हो गई। शादी के बाद भोली के ऊपर लोगों का कर्ज भी हो गया था। ऐसी हालत में शमा ने माँ का हाथ बटाना जरूरी समझा। उसने एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस काम में अच्छी कमाई थी, सो घर के हालात बदलने लगे। वह अपनी माँ और भाई बहन को जालंधर ले आई। वहीं उसने एक किराए पर कमरा ले लिया। शमा और नरेंद्र दोनों अपने अपने काम में लग गए थे, इसलिए उनकी प्रेम कहानी का अंत हो चुका था। वक्त के बेरहम थपेड़े में दोनों ने एक दूसरे को भुला दिया था। एक एक कर इस बात को पूरे 11 साल गुजर गए थे। न तो नरेंद्र को पता था कि शमा अब कहाँ है, और ना ही शमा यह जानती थी कि उसे अपने घर से निकालने के बाद नरेंद्र कहाँ और किस हाल में है। शमा रात 8 बजे अपने घर से अपनी स्कूटी पर किसी काम से बाजार जाने के लिए निकली। चलते समय उसने अपनी माँ से कहा था कि वह किसी जरूरी काम से बाहर जा रही है, थोड़ी देर में लौट आएगी। लेकिन वह उस रात घर नहीं लौटी तो भोली ने शमा को फ़ोन मिलाया, पर उसका फ़ोन बंद था। रात भर तलाशने पर भी शमा को कहीं कोई पता नहीं चला। अगली सुबह शमा की एक सहेली ने बताया कि रात शमा उसकी बस्ती शेख तेज मोहन नगर की गली नंबर 6 के कोने पर मिली थी। पूछने पर उसने बताया था कि किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही है, लेकिन यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार तो क्या कोई जानकार भी नहीं रहता, भोली ने बताया। भोली अपने बेटे और दामाद को साथ लेकर तेज मोहन नगर की गली नंबर 6 में पहुंची तो मकान के सामने शमा की स्कूटी खड़ी थी। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि वह मकान पिछले 4 महीने से किसी नरेंद्र चौहान ने किराए पर ले रखा था। मकान के बाहर छोटा सा ताला था। भोली और उसके बेटे और दामाद ताला खोलकर जब भीतर गए तो वहां का नज़ारा देखकर उन सबके होश उड़ गए। बेड पर शमा की लाश पड़ी थी। तब भोली ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। पूछताछ करने पर पता चला था कि उस मकान में नरेंद्र चौहान किराए पर रहता था। वह मृतका का पति था। पड़ोसियों ने बताया कि शमा रात करीब 7:15 बजे वहां पहुंची थी। इसके कुछ देर बाद उसके कमरे से लड़ाई झगड़े की जोर जोर की आवाज़ें आने लगी थी। कुछ देर बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई। रात करीब 10:30 बजे उन्होंने नरेंद्र और उसकी माँ को घर के बाहर निकलकर कहीं जाते हुए देखा था। भोली ने भी अपने बयान में यही बताया था कि शमा की हत्या उसके दामाद नरेंद्र चौहान और उसकी मां सुदेश चौहान ने मिलकर की। 3 डॉक्टरों के पैनल ने शमा की लाश का पोस्टमार्टम कर जो रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि शमा एक किन्नर थी और उसकी मौत गला घोटने और गर्दन पर कोई तेज नुकीली चीज से वार से हुई थी। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने नरेंद्र की तलाश शुरू कर दी। एक मुखबिर ने सूचना दी कि नरेंद्र अपनी मां के साथ दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र में छिपा हुआ है। नरेंद्र को गिरफ्तार करके दिल्ली से जालंधर ले आई। आखिर उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही शमा की हत्या की थी और उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।